हेलो फ्रेंड, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। तो कल को बेहतर बनाने के लिए आज बेहतरीन करना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अनकेंशन के प्रकार, टाइप ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कितने प्रकार की होती है, व्यवसाय के अंतर्गत ऑडिट कितने प्रकार से की जाती है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है अनकेंशन के प्रकार। अनकेंशन के प्रकार। अनकेंशन का पहला प्रकार है वैधानिक अनकेंशन या अनिवार्य अनकेंशन। ऐसा अनकेंशन जो किसी कानून, विधान या अधिनियम के द्वारा शासित होता है वह वैधानिक अनकेंशन कहलाता है। जैसे कोई कंपनी है, उसकी मतलब वो कंपनी की स्थापना किसी कानून के अंतर्गत की गई है, तो वह उस कंपनी का जो अनकेंशन करवाया जाता है वह वैधानिक अनकेंशन कहलाता है। तो वह कौन सा अनकेंशन कहलाता है? वैधानिक अनकेंशन कहलाता है। जैसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित कंपनियां होगी, बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत स्थापित बैंकिंग संस्थाएं होगी, और अन्य कोई विधानसभा के अंदर कोई विशेष प्रस्ताव पारित करके स्थापित की गई कंपनियां जो होगी, उनकी जो ऑडिटिंग की जाती है वह अनिवार्य ऑडिटिंग कहलाती है। तो पहला है वैधानिक अनकेंशन। वैधानिक या अनिवार्य अनकेंशन। अनिवार्य अनकेंशन तो ऐसी संस्था जो किसी कानून, विधान या अधिनियम के द्वारा शासित होती है। ऐसी संस्था जो किसी कानून, विधान या अधिनियम के द्वारा शासित होती है, उन संस्थाओं का किया गया अनकेंशन वैधानिक अनकेंशन कहलाता है। वैधानिक अनकेंशन कहलाता है। ऐसा अनकेंशन जो किसी संस्था, जैसे कोई संस्था है वह कानून के द्वारा स्थापित की गई है और उन संस्थाओं का अनकेंशन करवाया जाता है, तो वह वैधानिक या अनिवार्य अनकेंशन होता है। अनिवार्य अनकेंशन जो जैसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित कंपनियां होती है, उससे पहले की भी जो बनाई गई कंपनियां होती है, उनका जो अनकेंशन करवाया जाता है वह अनिवार्य अनकेंशन कहलाता है। बैंकिंग विनिमय कंपनियां जो होती है 1949 के अंतर्गत जिन बैंकों की स्थापना की गई है, जो बैंकिंग संस्थाएं होती है, उनका अगर अनकेंशन करवाया जाता है तो वह भी अनिवार्य अनकेंशन की श्रेणी में आता है। तो उसके बाद है, इसमें अनकेंशन के क्या क्या कार्य होते हैं। इसके अंदर जो अनिवार्य अनकेंशन जो होता है, इसमें ऑडिटर जो होता है उसके कार्य क्षेत्र, उसके अधिकार, उसके कर्तव्य इत्यादि का निर्धारण भी कानून के द्वारा ही किया जाता है। वैधानिक अनकेंशन में अनकेंशन के अधिकार, कर्तव्य इत्यादि का निर्धारण कानून के द्वारा किया जाता है। तो अनकेंशन के अधिकार, कर्तव्य व कार्य क्षेत्र का निर्धारण
निर्धारण कानून के द्वारा किया जाता है। तो अंकेक्षक के जो अधिकार होते हैं, उसके जो कर्तव्य होते हैं और जो इसका कार्य क्षेत्र होता है, इसका निर्धारण कानून के द्वारा किया जाता है। और ऑडिटर जो होता है वह अपनी रिपोर्ट भी जो होता है वह भी कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ऑडिटर जो है वह अपनी रिपोर्ट कानून के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट देता है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट अंकेक्षक, ये उस वैधानिक अंकेक्षण के अंदर ही आएगा। अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट कानून के अंदर निर्धारित प्रावधानों के आधार पर देता है। अपनी रिपोर्ट कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के आधार पर देता है। इसमें जो ऑडिटर होता है वह अपनी रिपोर्ट कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट देता है। और इसके अंतर्गत ऑडिटर के कार्य क्षेत्र को घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कानून ने जो उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया है उस कार्य क्षेत्र को घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उस कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को घटाया नहीं जा सकता है या घटाया या कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले है वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है? ऐसी संस्थाएं जो किसी कानून नियम या अधिनियम विधान के जो कानून है उसके आधार पर अगर किसी कंपनी की स्थापना की जाती है या किसी संस्था की स्थापना की जाती है तो उसकी जो ऑडिटिंग करवाई जाती है वह अनिवार्य अंकेक्षण कहलाता है। इसमें जो ऑडिटर के जो कार्य क्षेत्र जो होते हैं उसका निर्धारण, उसके क्या अधिकार हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, उन सभी का निर्धारण कानून के अंतर्गत किया जाता है। ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट होता है वह भी कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट देता है। और इसमें ऑडिटर के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। ये होता है वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण उन कंपनियों का किया जाता है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित कंपनी है और उससे भी पहले का जो कंपनी का अधिनियम था उसके अंदर जो स्थापित कंपनियां होती है। और बैंकिंग संस्थाओं में बैंकिंग विनिमय अधिनियम के 1949 के अंतर्गत जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनकी ऑडिटिंग जो की जाती है वह भी वैधानिक या अनिवार्य अंकेक्षण कहलाता है। और विधानसभा के अंतर्गत कोई विशेष प्रस्ताव पारित करके किसी कंपनी की स्थापना की गई है तो वह भी कंपनी अनिवार्य अंकेक्षण के अंतर्गत ही आती है। हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रकार है इसका निजी अंकेक्षण। ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना किसी भी कानून, विधान या नियम के अंतर्गत नहीं की जाती है उनकी जो ऑडिटिंग करवाई जाती है वह निजी अंकेक्षण कहलाता है। तो दूसरा क्या है?
निजी अनकेंशन, निजी अनकेंशन ऐसी संस्थाएं जो किसी कानून या विधान या नियम के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नहीं की जाती है, के अंतर्गत शासित नहीं की जाती है, शासित नहीं की जाती है, उनका जो अनकेंशन किया जाता है वह निजी अनकेंशन कहलाता है। उनका किया जाने वाला अनकेंशन, उनका किए जाने वाला अनकेंशन निजी अनकेंशन कहलाता है। निजी अनकेंशन कहलाता है। इसमें जो ऑडिटर का जो कार्य क्षेत्र, उसके अधिकार, उसके कर्तव्यों का निर्धारण नियोक्ता और जो ऑडिटर होता है उनकी आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। और जो ऑडिटर जो होता है वह अपनी रिपोर्ट भी नियोक्ता को देता है। तो निजी अनकेंशन किनका किया जाता है? जैसे कोई क्लब हो गया, फर्म हो गया, कोई क्लब होगी, फर्म होगी, कोई अस्पताल, विद्यालय इत्यादि का जो अनकेंशन करवाया जाता है वह निजी अनकेंशन कहलाता है। जैसे क्लब हो गया, HUF हिंदू अविभाजित परिवार, HUF का हो गया, अस्पताल का हो गया और विद्यालय, ये निजी संस्थाएं होती है इत्यादि। ये निजी संस्थाएं होती है जो इनकी ऑडिटिंग जो करवाई जाती है, वह निजी अनकेंशन कहलाता है। ऑडिटर जो होता है इसमें अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को देता है। तो इसमें अनकेंशक अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को देता है। अनकेंशक अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को देता है। रिपोर्ट किसको देता है? नियोक्ता को देता है। नियोक्ता को देता है। ऐसा अनकेंशन जो निजी कंपनियों या जैसे कि क्लब हो गया, HUF, विद्यालय इत्यादि का किया जाता है, जो निजी संस्थाओं का अनकेंशन किया जाता है वह निजी अनकेंशन कहलाता है। इसमें जो ऑडिटर होता है वह अपनी रिपोर्टें नियोक्ता को देता है। ऑडिटर अपनी रिपोर्टें नियोक्ता को देता है और इसमें अनकेंशन के अधिकार, कर्तव्यों और कार्य क्षेत्र का निर्धारण नियोक्ता व ऑडिटर की आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। इसमें अनकेंशन के अधिकार, कर्तव्य व कार्य क्षेत्र का निर्धारण अनकेंशक तथा नियोक्ता के परस्पर समझौते के आधार पर
पर किया जाता है, समझौते के आधार पर किया जाता है। तो निजी अंकेक्षण क्या होता है? इसमें निजी संस्थाएं जो होती है उनकी ऑडिटिंग की जाती है। इसमें ऑडिटर के कार्य क्षेत्र, अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। इसमें जो ऑडिटर जो होता है वह अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को प्रस्तुत करता है। थर्ड है सरकारी अंकेक्षण। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जो स्थापित संगठन होते हैं उनकी जो ऑडिटिंग की जाती है वह सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। तो थर्ड है सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण। ऐसे संगठन, ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की जाती है तो उनकी जो ऑडिटिंग की जाती है वह सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्थापित, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित संगठन, संस्थाएं, स्थापित संगठन, संस्थाएं इत्यादि का अंकेक्षण, इत्यादि का अंकेक्षण, इत्यादि का अंकेक्षण सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। सरकारी अंकेक्षण, अंकेक्षण कहलाता है, कहलाता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा जो स्थापित संगठन और जो संस्थाएं होती है उनकी जो ऑडिटिंग की जाती है वह सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। सरकारी अंकेक्षण की जो ऑडिटिंग होती है वह कोई मतलब जो सीए वगैरह होते हैं उनके द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा एक सीएजी की नियुक्ति की जाती है, उसके द्वारा इनकी ऑडिटिंग की जाती है। तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा एक सीएजी यानी कि महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी नियुक्त किया जाता है, सीएजी नियुक्त किया जाता है। सीएजी राष्ट्रपति के द्वारा एक सीएजी नियुक्त किया जाता है, उस सीएजी के द्वारा इनकी ऑडिटिंग की जाती है। तो उस सीएजी यानी कि महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक उस महालेखा परीक्षक के द्वारा उनकी ऑडिटिंग की जाती है, उनकी ऑडिटिंग की जाती है। अब जो सीएजी होता है वह सभी प्रकार के राज्यों की और जो सरकारी संस्थाएं होती है उनकी वो अकेला तो ऑडिटिंग कर नहीं सकता है, तो वह प्रत्येक राज्य के लिए एक ऑडिटर की नियुक्ति करता है। जो ये सीएजी है ना वो प्रत्येक राज्य के लिए एक ऑडिटर की नियुक्ति करेगा। वह ऑडिटर जो होगा वो अपनी रिपोर्ट उस राज्य के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी संगठन आ रहे हैं उन सभी की उसके द्वारा ऑडिटिंग की जाएगी और वह अपनी रिपोर्ट विधानसभा के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। और जो केंद्र सरकार की जो संस्थाएं होती है इसकी रिपोर्ट सीएजी के द्वारा राष्ट्रपति को संसद के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।
तो क्या है, सीएजी के द्वारा प्रत्येक राज्य में एक ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। सीएजी के द्वारा प्रत्येक राज्य में एक ऑडिटर की नियुक्ति, एक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। एक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। और जो वो ऑडिटर जो है वह राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट विधानसभा में राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। तो राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट संगठनों की रिपोर्ट अंकेक्षक के द्वारा विधानसभा में राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। विधानसभा में राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। और जो केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट जो होगी वह राष्ट्रपति को संसद के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। तो केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति को दी जाएगी। रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो केंद्र सरकार से संबंधित जो रिपोर्ट है वह संसद में राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। और जो यह सीएजी है इसके वेतन, अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य का निर्धारण संसद के अंतर्गत निर्धारित अधिनियम के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो सीएजी है उसे कितना वेतन दिया जाएगा, उसका क्या अधिकार क्षेत्र होगा, क्या उसके कर्तव्य होंगे इत्यादि का निर्धारण जो संसद है वह करेगी। विधानसभा के अंतर्गत इसके निर्धारण नहीं किया जाएगा। तो सरकारी अंकेक्षण जो होता है वह सरकार के द्वारा स्थापित नियमों, संगठनों का व संस्थाओं का किया जाता है। और इसकी ऑडिटिंग करने के लिए एक सीएजी की नियुक्ति की जाती है। और जो सीएजी जो होता है वह सभी राज्यों में अलग अलग एक ऑडिटर की नियुक्ति करता है। और वो ऑडिटर जो है वह अपनी रिपोर्ट, राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट जो होती है वह विधानसभा में राज्यपाल को सौंपते हैं। और केंद्र सरकार की संगठनों से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वह उसमें संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। और सीएजी के वेतन का निर्धारण और उसके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण जो होता है वह संसद के द्वारा एक नियम पारित किया जाता है, उसके अंतर्गत इनका निर्धारण किया जाता है। ये हो गया इसका तीसरा प्रकार। चौथा होता है सहमति अंकेक्षण। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं होती है, जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें फोर्थ है सहमति अंकेक्षण। जैसे राज्य सरकार है वह किसी ट्रस्ट के अंतर्गत अपने कुछ अनुदान राशि दे रही है, तो
तो जो अनुदान राशि राज्य सरकार जो अनुदान राशि दे रही है ना, उसके जो ऑडिटिंग है वह राज्य सरकार के द्वारा स्थापित जो ऑडिटर होता है ना, वो उसकी ऑडिटिंग करता है। तो ठीक है, जो बाकी की उस संस्था के अंतर्गत या उस ट्रस्ट के अंतर्गत आदि लेखा पुस्तकें हैं, जहाँ तक वह राज्य सरकार उसको अनुदान दे रही है वहाँ तक की ऑडिटिंग तो वो करते ही हैं। तो साथ साथ में वो ट्रस्ट वाले ऐसे कह देते हैं कि हमारे को जो बाकी के खाते बचे हैं आप उनकी भी ऑडिटिंग कर दो। तो उस ऑडिटर के द्वारा जब उनकी भी ऑडिटिंग कर दी जाती है तो उसे सहमति अंकेक्षण कहते हैं। तो अंकेक्षक के द्वारा राज्य सरकार की अनुदान दी गई राशि के साथ साथ उस संस्था की जो मान लो बाकी के जो खाते होते हैं उनकी भी ऑडिटिंग कर दी जाती है, तो उसे सहमति अंकेक्षण कहते हैं। अंकेक्षक के द्वारा राज्य सरकार के स्थापित ट्रस्ट के साथ साथ राज्य सरकार के स्थापित ट्रस्ट में नहीं, अंकेक्षक के द्वारा किसी ट्रस्ट में राज्य सरकार के दिए गए अनुदान से अंकेक्षक के द्वारा किसी ट्रस्ट या संस्था का अंकेक्षण उसमें अनुदान की गई राशि के अलावा भी कर दिया जाता है। अंकेक्षण उसमें अनुदान की गई राशि से अधिक अनुदान की गई राशि के साथ साथ बाकी पुस्तकों का भी कर दिया जाता है, के साथ साथ बाकी बचे हुए खातों की भी ऑडिटिंग कर दी जाती है। बचे हुए खातों का अंकेक्षण कर दिया जाता है। तो अंकेक्षण कर दिया जाता है तो उसे सहमति अंकेक्षण कहते हैं। तो उसे सहमति अंकेक्षण कहते हैं। जैसे राज्य सरकार किसी ट्रस्ट वगैरह में अनुदान करती है तो उस अनुदान की राशि के साथ साथ जो ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं वह अपनी बाकी के खातों की भी ऑडिटिंग करवा लेते हैं, तो उसे सहमति अंकेक्षण कहते हैं। तो ऑडिटर के द्वारा राज्य सरकार में दिए गए अनुदान के साथ साथ बाकी बचे हुए खातों की भी ऑडिटिंग ऑडिटर के द्वारा अगर कर दी जाती है तो उसे सहमति अंकेक्षण कहते हैं। अगला है चालू अंकेक्षण। ऐसा अंकेक्षण जो कि व्यवसाय के अंतर्गत लगातार चलता रहता है उसे चालू अंकेक्षण कहते हैं। नंबर 5 चालू अंकेक्षण। ऐसा अंकेक्षण जो कि वर्ष भर निरंतर रूप से चलता रहता है उसे चालू अंकेक्षण कहते हैं। इस अंकेक्षण की शुरुआत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष के अंत तक यह चलता रहता है। इसमें रोजमर्रा के काम का भी ऑडिटिंग की जाती है। ये चालू अंकेक्षण जो होता है वह उन संस्थाओं का किया जाता है जिन संस्थाओं में लेन देन अधिक होता है और उसमें कर्मचारियों के अंतर्गत विश्वास की कमी होती है, तो उसमें चालू अंकेक्षण किया जाता है। तो ऐसा अंकेक्षण जो वर्ष
ऐसा अनकेंशन जो वर्ष भर चलता है उसे चालू अनकेंशन कहते हैं। उसे चालू अनकेंशन कहते हैं। उसे चालू अनकेंशन कहते हैं। ऐसा अनकेंशन जो वर्ष भर चलता रहता है उसे चालू अनकेंशन कहते हैं। इसमें रोज़मर्रा के कार्यों की ऑडिटिंग की जाती है। तो इसमें ये क्यों किया जाता है? जब व्यवसाय में लेन देन अधिक होते हैं तो चालू अनकेंशन किया जाता है। जब व्यवसाय में लेन देन अधिक होते हैं तो चालू अनकेंशन किया जाता है। तो चालू अनकेंशन किया जाता है। जब व्यवसाय में लेन देन अधिक होते हैं, व्यवसाय काफ़ी बड़ा होता है तो चालू अनकेंशन किया जाता है। जो चालू अनकेंशन अगर व्यवसाय में चालू अनकेंशन किया जाता है तो अंतिम खाते जो होते हैं वह आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो इससे अंतिम खाते आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसमें ऑडिटर की नियुक्ति एक कर्मचारी के रूप में कर ली जाती है जिससे कि व्यवसाय में खर्चा बढ़ता है। इससे ऑडिटर की नियुक्ति एक कर्मचारी के रूप में कर ली जाती है जिससे कि व्यवसाय का खर्चा बढ़ता है। अब एक ऑडिटर जो है वह 12 महीने तक लगातार उसके अंदर उस संस्था के अंतर्गत कार्य करेगा तो वो अपना पैसे तो लेगा ही, वो अपना वेतन तो लेगा ही। तो इससे व्यवसाय का खर्चा बढ़ता है। तो इसमें ऑडिटर की नियुक्ति एक कर्मचारी के रूप में कर ली जाती है। इसमें ऑडिटर की नियुक्ति, इसमें अनकेंशक की नियुक्ति एक कर्मचारी के रूप में कर ली जाती है जिससे कि एक कर्मचारी के रूप में ऑडिटर की नियुक्ति कर ली जाती है जिससे कि उस व्यवसाय का खर्चा बढ़ता है, जिससे उस व्यवसाय का खर्चा बढ़ता है। इसमें जो प्रारंभिक पुस्तक जो होती है इसमें अशुद्धि को प्रारंभ में ही पकड़ लिया जाता है तो इसमें अशुद्धियां होने की संभावना कम रहती है। तो इसमें अशुद्धियों को प्रारंभ में ही अशुद्धियों का पता प्रारंभ में ही लगा लिया जाता है। लेखों में लगा लिया जाता है जिससे अशुद्धियों की संभावना कम होती है, जिससे अशुद्धियों की संभावना कम होती
है। तो हमारा कौन सा अंकेक्षण है? 5वां है चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण जो होता है वह व्यवसाय के अंतर्गत वर्ष भर चलता रहता है। इसके अंतर्गत एक ऑडिटर की नियुक्ति कर्मचारी के रूप में कर ली जाती है, जो कि वर्ष भर खातों की ऑडिटिंग करता रहता है। इससे अंतिम खाते जो होते हैं वे आसानी से तैयार हो जाते हैं और अशुद्धियों का पता भी प्रारंभ में ही अशुद्धियों का पता लगा लिया जाता है, जिससे खातों की शुद्धता जो होती है वह बढ़ जाती है। हमारा अगला अंकेक्षण जो होता है वह है वार्षिक अंकेक्षण। नंबर 6 वार्षिक अंकेक्षण। वार्षिक अंकेक्षण ऐसा अंकेक्षण जो वर्ष के अंत में किया जाता है। ऐसा अंकेक्षण जो वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करने के बाद किया जाता है तो उसे वार्षिक अंकेक्षण कहते हैं। इसमें जो ऑडिटर ऑडिटिंग करता है वह अंतिम खातों के आधार पर ही कर लिया जाता है। इसमें प्रारंभिक पुस्तकों की जांच नहीं की जाती है। ये अंकेक्षण जो होता है ये उन जो छोटी छोटी संस्थाएं जो होती है उनके अंतर्गत ये वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है। तो वित्तीय खाते व्यवसाय में वित्तीय खाते बनाने के बाद व्यवसाय में वित्तीय खाते तैयार करने के बाद उन खातों की वित्तीय खाते तैयार करने के बाद उन खातों का जो अंकेक्षण किया जाता है वह वार्षिक अंकेक्षण कहलाता है। के बाद उन खातों का अंकेक्षण करना वार्षिक अंकेक्षण कहलाता है। वार्षिक अंकेक्षण कहलाता है। इसमें जो वर्ष के अंत में जो खाते तैयार किए जाते हैं उन खातों को ही ऊपरी तौर पर उन खातों को चेक कर लिया जाता है, लेकिन इसमें प्रारंभिक पुस्तकों की जांच नहीं की जाती है। ये वार्षिक अंकेक्षण जो होता है वह छोटे व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें प्रारंभिक पुस्तकों की जांच नहीं की जाती है। प्रारंभिक पुस्तकों की जांच नहीं की जाती है। प्रारंभिक पुस्तकों की जांच नहीं की जाती है। यह ऑडिटिंग जो होती है यह छोटे व्यवसायों के लिए किया जाता है। वार्षिक अंकेक्षण छोटे व्यवसायों में किया जाता है। अंकेक्षण छोटे व्यवसायों में किया जाता है। छोटे व्यवसायों में वार्षिक अंकेक्षण जो होता है वह छोटे व्यवसायों में किया जाता है। व्यवसाय में वित्तीय खाते तैयार करने के बाद उन खातों की जो ऑडिटिंग की जाती है वह वित्तीय अंकेक्षण कहलाता है। इसमें जो प्रारंभिक पुस्तकें होती है उनकी जांच नहीं की जाती है और यह छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद आता है चिट्ठा अंकेक्षण। तो वित्तीय खाते तैयार करने के बाद जो अंकेक्षण किया जाता है वह तो वार्षिक अंकेक्षण होता है, लेकिन इस अंकेक्षण के अंतर्गत वित्तीय पुस्तकों की जांच स्टार्टिंग से की जाती है। प्रारंभिक पुस्तकें से लेकर अंतिम पुस्तकों तक की जांच की जाती है। तो 7वां हो गया चिट्ठा अंकेक्षण। इसमें प्रारंभिक पुस्तकों से लेकर व्यवसाय के अंत तक की जो पुस्तकें होती है
उन सभी की ऑडिटिंग की जाती है। होता तो ये उसकी तरह ही है, लेकिन ये चिट्ठा अंकेक्षण और वार्षिक अंकेक्षण सेम होते हैं, लेकिन वार्षिक अंकेक्षण के अंतर्गत अंतिम खाते जो होते हैं उन्हें ऊपरी तौर पर जांच कर लिया जाता है, उसके प्रारंभिक पुस्तकों की जांच नहीं करते हैं। लेकिन चिट्ठे के अंतर्गत उन खातों को गहराई से चेक किया जाता है और उनकी प्रारंभिक पुस्तकों की जांच भी की जाती है। अंतिम खाते बनाते समय अंकेक्षक के द्वारा उनका अंकेक्षण किया जाता है, तो उसे चिट्ठा अंकेक्षण कहते हैं। तो उसे चिट्ठा अंकेक्षण कहते हैं। इसमें खातों की जांच गहराई से की जाती है और प्रारंभिक पुस्तकों से लेकर वर्ष के अंत तक की पुस्तकों की जांच की जाती है। इसमें खातों की जांच गहराई से की जाती है। इसमें खातों की जांच गहराई से की जाती है और प्रारंभिक पुस्तकों की से लेकर अंत तक की पुस्तकों की जांच की जाती है। इसमें प्रारंभिक पुस्तकों से लेकर अंतिम पुस्तकों तक जांच की जाती है। जो चिट्ठा अंकेक्षण होता है यह अंतिम खाते बनाते समय अंकेक्षक के द्वारा इनकी ऑडिटिंग की जाती है। इसमें खातों की जांच गहराई से की जाती है और प्रारंभिक पुस्तकों से लेकर अंत तक की सभी पुस्तकों की छानबीन करके यह ऑडिटिंग की जाती है। इसे चिट्ठा अंकेक्षण कहते हैं। और हमारा अगला है 8वां, क्या हो गया? 8वां है हमारा लागत अंकेक्षण। जो निर्माणी संस्थाएं जो होती है वह उनका जो व्यवसाय होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके लिए लागत अंकेक्षण किया जाता है। लागत अंकेक्षण क्या होता है? जो निर्माणी और विनिर्माणी संस्थाएं जो होती है उनके द्वारा जो ऑडिटिंग की जाती है वह लागत अंकेक्षण कहलाता है। निर्माणी व विनिर्माणी संस्थाओं द्वारा करवाया गया अंकेक्षण लागत अंकेक्षण कहलाता है। लागत अंकेक्षण कहलाता है। जो निर्माणी और विनिर्माणी संस्थाएं जो होती है उनके द्वारा करवाया गया अंकेक्षण लागत अंकेक्षण कहलाता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी आती है उनकी जो ऑडिटिंग करवाई जाती है
वह लागत अंकेक्षण, उनकी जो ऑडिटिंग है उसके अंतर्गत भी लागत अंकेक्षण करवाया जाता है। तो वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत आने वाली, वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत आने वाली, अंकेक्षण के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं का, सभी संस्थाओं को लागत अंकेक्षण, संस्थाओं को लागत अंकेक्षण करवाना पड़ता है। लागत अंकेक्षण करवाना पड़ता है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना वैधानिक अंकेक्षण, उसके अंतर्गत जो भी कंपनियां या संस्थाएं जो आती है उन्हें अपने व्यवसाय के अंतर्गत लागत अंकेक्षण करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जो निर्माणी और विनिर्माणी जो संस्थाएं होती है उनके द्वारा जो अपने ऑडिटिंग करवाई जाती है उसे लागत अंकेक्षण कहते हैं। और वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत जो संस्थाएं आती है उन सभी संस्थाओं को धारा 148 के अंतर्गत अपने खातों की ऑडिटिंग, अपने खातों की कॉस्ट ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। उन्हें अपने खातों की कॉस्ट ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। अगला है अंतरिम अंकेक्षण। ऐसा अंकेक्षण जो किसी विशिष्ट अवधि के लिए करवाया जाता है उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। नंबर 9, अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण ऐसा अंकेक्षण जो किसी विशिष्ट अवधि या समय विशेष के लिए किया जाता है उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। जो अंकेक्षण किसी समय विशेष के लिए, जो अंकेक्षण किसी समय विशेष के लिए, समय विशेष के लिए, विशेष के लिए किया जाता है उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। अंतरिम अंकेक्षण, उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। अंतरिम अंकेक्षण क्यों करवाया जाता है? किसी विशेष अवधि के लिए अंकेक्षण क्यों करवाया जाएगा? तो जो अंकेक्षण किसी समय विशेष के लिए करवाया जाता है उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। जब व्यवसाय के अंतर्गत लाभांश की घोषणा करनी होती है तो अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है। मतलब एक मीटिंग से लेकर दूसरी मीटिंग के अंतर्गत जो अंकेक्षण किया जाता है वह अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। जब व्यवसाय के अंतर्गत कोई नया साझेदार आता है तो ख्याति की गणना करने के लिए भी अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है। तो ये जो होता है यह लाभांश की घोषणा करने के लिए किया जाता है। लाभांश की घोषणा करने के लिए किया जाता है। घोषणा करने के लिए किया जाता है। यह लाभांश की घोषणा करने के लिए किया जाता है और साझेदार में नए साझेदार के प्रवेश पर खाते की गणना करने के लिए किया जाता है। तो नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति की गणना करने के लिए किया जाता है। ख्याति की गणना करने के लिए किया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण जो होता है वह किसी समय विशेष के लिए, अंतरिम अंकेक्षण किसी समय विशेष के लिए किया जाता है। यह लाभांश की घोषणा करने के लिए और नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति की गणना करने के लिए किया जाता है। और हमारा अंतिम अंकेक्षण है अंतिम जो है वह है प्रबंध अंकेक्षण। व्यवसाय में
हमारा लास्ट है, अंतिम है हमारा प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण। अब किसी संस्था के अंदर कोई प्रबंधक जो होता है वह एक निर्धारित योग्यता रखता है। वह ऑडिटर के संबंध में अगर वो कोई निर्धारित योग्यता रखता है तो वह अपने खातों की उस व्यवसाय के अंतर्गत खातों की वर्ष भर ऑडिटिंग करता रहता है, तो उसे प्रबंध अंकेक्षण कहते हैं। यह स्वैच्छिक होता है, इसके अंतर्गत कोई भी नियम या कानून नहीं होता है। तो यह अंकेक्षण स्वैच्छिक होता है। अगर अपनी इच्छा है तो यह अंकेक्षण करवाओ, अगर ना इच्छा है तो ना करवाओ। यह अंकेक्षण स्वैच्छिक होता है। प्रबंध अंकेक्षण जो होता है यह स्वैच्छिक होता है। इसमें निर्धारित योग्यता रखने वाले प्रबंधक के द्वारा वर्ष भर खातों का अंकेक्षण किया जाता है। वर्ष भर खातों का अंकेक्षण किया जाता है। इसे प्रबंध अंकेक्षण कहते हैं। प्रबंध अंकेक्षण जो होता है वह स्वैच्छिक होता है, और जो निर्धारित योग्यता यदि कोई प्रबंधक जो होता है वह व्यवसाय में ऑडिटर के समक्ष योग्यता रखता है तो वह वर्ष भर उन खातों की ऑडिटिंग करता रहता है, तो इसे प्रबंध अंकेक्षक कहते हैं। तो अंकेक्षण के मुख्यतः 10 प्रकार हैं। पहला एक है वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण, सहमति अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण और लागत अंकेक्षण इत्यादि अंकेक्षण के प्रकार होते हैं। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।